friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। हमने शेक्सपियर को कंप्लीट कर लिया है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपने शेक्सपियर का बेस पूरा पढ़ लिया है एंड कितने क्वेश्चंस आपने शेक्सपियर से खुद से प्रैक्टिस किए हैं। जो मैंने करवाए हैं वो नहीं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि आप इसके आंसर्स खुद से लिखेंगे, आपने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम रोमांटिक एज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो स्टोरीज की तरह सिंपल नहीं है बल्कि रोमांटिक एज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें रोमांटिक एज के बेस को समझे बिना नहीं लिखा जा सकता। इस एज से पहले एनलाइटनमेंट एज चल रही थी, तो मैं आपको बेस क्लियर करवा देती हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ सकें। सो एनलाइटनमेंट एज इससे पहले चल रही थी जहां हो क्या रहा था, जहां साइंस ने बहुत ग्रोथ की एंड लोगों ने धर्म की कट्टरता और अंधविश्वासों से दूर जाने का फैसला किया। हर चीज को तर्क से समझा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, लंबे समय से माना जा रहा था कि हम एडम एंड ईव की संतान हैं, तभी चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारे प्रूफ्स के साथ दुनिया को बताया। उसने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एवोल्यूशन की थ्योरी यानी कि एवोल्यूशन के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। सो उनके कहने का मतलब ये था कि हम पहले एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, बंदरों से इवॉल्व होकर हम ह्यूमन बीइंग्स बने। सो इस खबर ने, इस एवोल्यूशन थ्योरी ने, इसके प्रूफ्स ने एक तहलका मचा दिया और लोगों का विश्वास शेक हो गया। पहले वो रिलीजन में मानते थे गॉड ने दुनिया बनाई है, एडम एंड ईव। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किस चीज के ऊपर विश्वास करें, जो चीज हमारे पास विद प्रूफ हमारे सामने है या सिर्फ कुछ रिलीजियस बुक्स में लिखी हुई चीज। सो लोगों का विश्वास जो है वो हिल गया। इस तरह से बहुत सारी डिस्कवरीज साइंस की उस टाइम पर हुई थी। अब इसका रोमांटिक एज से क्या रिलेशन है हम धीरे धीरे समझेंगे। इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या हुआ, इन सारी चीजों का रिजल्ट हुआ बहुत सारी चीजों में ग्रोथ हुई एंड सबसे बड़ी ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल दुनिया में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइम पर हुआ एंड लोगों ने इमोशंस और फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 1800 के अराउंड टाइम चेंज हुआ, समय बदला एंड एक नई तरह की आइडियोलॉजी शुरू हुई। जब तर्क से लोग सोचने लगे तो ऑब्वियसली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने लगे, कुछ बुरी चीजें भी होने लगी, जैसे कि जो लोग हैं वो गांव से उठकर शहरों की तरफ काम के पैसे की तलाश में चले गए। सो इसी रीजन से एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रीजन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक रीजन था, ठीक है। सो इसके कारण जो कुछ पोइट्स हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के ऐसे रहस्य हैं जो तर्क से भी जाने नहीं जा सकते एंड अगर उनको जानना है तो सेंसेस के थ्रू ही उनको समझा जा सकता है। इसलिए जिसे इंसान ग्रोथ कह रहा है वो उसके विनाश का एक कारण बन सकता है और हमें नेचर के पास इसलिए वापस चले जाना चाहिए एंड ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस को वैल्यू देनी चाहिए। जो चीजें पहले थी उनको एज इट इज समझना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि उसमें 100% चीजें सच हों, बट उसको इस तरह से क्रिएट किया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो गलत रास्ते पर ना चले। अगर धर्म ना हो तो लोग एक दूसरे को काट के फेंक दे। सिंपल भाषा में समझते हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को या आज के टाइम पे तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी ये चीजें फॉलो करते हैं कि पीपल में पानी डाल दिया या त्रिवेणी में पानी डाल दिया, त्रिवेणी उगाली। सो ये सारी चीजें धर्म से इसलिए रिलेट की जाती थी ताकि ह्यूमन बींग्स को इस चीज का बेनिफिट मिलता रहे। ये ऐसे पेड़ हैं जो हमारी प्रकृति को, हमारी ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, चाहे वो नीम है, बरगद है। सो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि जो रोमांटिक एज के पोएट्स हैं उन्होंने भी ये चीज बोली कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके पीछे कोई सॉलिड तर्क नहीं है। अब कोई कहेगा कि पीपल में पानी देने से मेरा क्या अच्छा होगा, है ना, मेरे लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। सो उस चीज को सिंपल तरीके से आपकी लाइफ के साथ अटैच कर दिया गया ताकि
नहीं तो हर कोई सोचेगा कि यार मैं क्यों पानी दूं, है ना, जिसको देखना है वो देखे, मैं क्यों पेड़ लगाऊं, सरकार पेड़ लगाए। सो जब उसको आपके पर्सनल बेनिफिट के साथ जोड़ दिया जाता है तो आप समाज के लिए, अपने खुद के लिए भी अच्छा करते हैं। सो यही चीजें, डायरेक्ट ये वाला एग्जांपल नहीं, बट इस तरह से रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं उन्होंने लोगों से अपनी पोइट्री के थ्रू ये अपील की कि ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस जो हैं उनको वैल्यू देना बहुत जरूरी है। हर चीज को अगर तर्क के लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे। इंडस्ट्रीज के कारण जो लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और एक मोनोटोनस लाइफ जो उन्होंने जीना शुरू कर दिया है, उसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा एंड हो भी रहा है। जो चीजें उन्होंने उस टाइम पर प्रिडिक्ट की थी, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो प्रेडिक्शंस जो कर रहे थे वो प्रेडिक्शंस उनकी सच भी हुई हैं। आज चाहे फॉरेन है, चाहे इंडिया है, चाहे कोई भी कंट्री है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे ग्लोब के ऊपर है। जो धरती है, जो हमारी प्रकृति है, वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से इतने सारे डिसीजेस हमें मिल रहे हैं। सो हमें जड़ से इस चीज को समझना है कि रोमांटिक एज है क्या, रोमांटिक एज का मतलब क्या है। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो किसी भी तरह का वो क्वेश्चन पूछ ले, इमेजिनेशन के ऊपर, सेंसिबिलिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर, फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर, हम उस चीज को आसानी से लिख पाएंगे। सो एक मोटा मोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, बाकी आपको इसको जरूर से जरूर जो है विकिपीडिया से एक बार पढ़ना है एंड इसका पूरा बेस आपको प्रिपेयर करना है, तभी जो क्वेश्चंस पोइट्स के अलावा आ रहे हैं उनको आप आंसर कर पाओगे। एंड रोमांटिक एज से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पोइट्स के बाहर होकर या नॉवलिस्ट के बाहर होकर जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनते हैं। एंड पिछली बार जो पेपर हुआ था मेवात केडर का, उसमें इमेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है जिसमें ऑथर्स का लेना देना है, बट वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो रोमांटिक एज की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो ये हो गया बैकग्राउंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर। हाउ डिड दिस मूवमेंट शेप द इमोशनल एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज ऑफ रोमांटिक पोएट्स। सो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है। कल मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये एक मूवमेंट चल रहा था रोमांटिक एज में 18th सेंचुरी में। इसमें इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, महत्व दिया जा रहा था। एंड इसके अकॉर्डिंग इंसान को तर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस फीलिंग्स को देनी चाहिए। सेंसिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस, हमारे मूड, हमारी फीलिंग्स, इन सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। एंड हमें बिना किसी डर या प्रिजुडिस के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं अगर हम सिर्फ उनकी सुनेंगे तो हो सकता है हम किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। बट रोमांटिक पोएट्स या रोमांटिक थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट ने रोमांटिक एज के पोएट्स की पोएट्री को शेप किया एंड उन्हें एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया। इसको कहते हैं कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी। सो इंट्रोडक्शन में हम ये बेसिक सी चीजें लिखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक पैराग्राफ में इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया है। यहाँ मैंने कुछ पोएम्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं इन चीजों को समझने के लिए। सो 3 से 4 एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। आप चाहो तो 5 ले सकते हो, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो उसमें से 2 या 3 दे सकते हो, बट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट्स तो आप दे सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट पोएम्स हैं उनमें से। ठीक है, इसमें मैंने कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से फर्स्ट एग्जाम्पल है। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। टिंटन एबे एक चर्च है, एक जगह है जिसे पोएट ने 2 बार विजिट किया है। आपने अगर टिंटन एबे की समरी पढ़ी है तो आपको ये चीज पता होगी।
कि 5 साल के गैप में कि वो एक बार टिंटन एबे को विजिट करते हैं, 5 साल बाद फिर से वो जाते हैं। सो इस पोएम में वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पोएम में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी नोस्टैल्जिक टोन, कि किस तरह से वो जब 5 साल पहले इस जगह पर आए थे एंड उनको कैसा फील हुआ था, वो सारी चीजें एंड जो इमोशंस उनके मन में अब हैं कि ये जगह कितनी बदल गई है, ये जगह जो है समय के कारण बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई है, उन इमोशंस को वो इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये भी कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया है ओड टू वेस्ट विंड, जो अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है जिसकी समरी आपको डेफिनेटली देखनी है। ओड टू वेस्ट विंड में भी पीबी शैले ने विंड को पर्सोनिफाई किया है, हवा को पर्सोनिफाई किया है एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नेचर में एक पावरफुल फोर्स को दिखाया है। सो ये भी कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। थर्ड मैंने जॉन कीट्स की अगेन एक बहुत फेमस पोएम है ला बैले डैम सैंस मर्सी। सो इसका एग्जाम्पल ये है, इस पोएम में लव एंड लॉस दोनों की बातें की गई हैं। जब जो ट्रैवलर है वो एक लड़की को लिफ्ट देता है एंड उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, बट बाद में वो बातें करते करते सो जाता है एंड जब उठता है तो वो एक डिफरेंट जगह पर अपने आप को पाता है एंड वो लड़की गायब हो जाती है। सो लव एंड लॉस इमोशंस की बात इसमें की गई है, साथ ही ह्यूमन इमोशंस की एक डार्क साइड, नेगेटिव साइड भी इसमें दिखाई गई है कि ह्यूमन इमोशंस अगर कंट्रोल में ना हो, या फिर इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की भी, हॉरर की भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो लड़की जो है आई और गायब हो गई। फोर्थ एग्जाम्पल है लॉर्ड बायरन की एक माइनर सी पोएम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम नहीं है बट मुझे ये सही लगा एग्जाम्पल। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये एक पोएम है लॉर्ड बायरन ने लिखी है। इसमें फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बॉडी का कनेक्शन दिखाया गया है कि जो जैसे हम बहुत सारी संतों की पोएम्स में देखते हैं कि वो फिजिकल ब्यूटी की बात करते हैं बट उसके पीछे स्पिरिचुअल कनेक्शन वो दिखाते हैं। सो रोमांटिक आइडियल्स को शोकेस इसमें किया गया है, तो ये भी एक एग्जाम्पल आपका बन जाता है जैसे जॉन डन की पोएम्स में होता है। सिमिलरली फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने अगेन जॉन कीट्स से लिया है। जॉन कीट्स की पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। अब जॉन कीट्स की लाइफ में बहुत बीमारी थी, सो इस पोएम में अपनी बीमारी से हुई एंजाइटी एंड फियर को एक्सप्रेस उन्होंने किया है एंड उसने हमें ये बताया कि हमारे इमोशंस ही हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। अगर हमारी बॉडी, हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इमोशंस को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया जो कि देखने में सीधी नहीं है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। सो जॉन कीट्स भी कहते हैं कि मैंने खुद की फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू इस दुनिया को समझा है। सो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किस तरह रोमांटिक पोइट्स ने सेंसिबिलिटी को यूज करते हुए ह्यूमन इमोशंस के साथ साथ पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया है। सो सारे पोइट्स जो हैं ये नेचर के बारे में भी लिखते हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी, एंड इसी को हम सेंसिबिलिटी कह सकते हैं जहां ह्यूमन इमोशंस की बात की जाए, पावर ऑफ इमेजिनेशन की बात की जाए या फिर ब्यूटी ऑफ नेचर की बात की जाए। तो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये इनमें से जो भी लाइंस आपको अच्छी लगे, बहुत लंबा मैंने क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे मैम क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर बड़ा लिखो, बट आपको इतना बड़ा नहीं लिख के आना। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ, आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतने छोटे आंसर्स क्यों लिखवाए थे, ताकि वो याद करने भी आसान हो, समझने भी आसान हो एंड पेपर में हमें उतने ही लिखने हैं। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए तो मैंने इनको थोड़ा सा इनकी लेंथ बढ़ा दी। सो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि सेंसिबिलिटी रोमांटिक पोइट्स की इमोशनल एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड उनके अकॉर्डिंग रीजन या फिर जिसको हम तर्क भी कहते हैं हमें लिमिट करता है एंड सेंसिबिलिटी हमें एक बड़ा दायरा प्रदान करती है। सो अगर हम तर्क से सोचते हैं तो हम जब तक तर्क के थ्रू उस चीज को प्रूव नहीं कर देंगे वो चीज जो है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। बट अगर हम फीलिंग्स के थ्रू, सो
एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हमने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, कि न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, इसका मतलब हमारी जो धरती है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्या न्यूटन के सेब गिरते हुए देखने से पहले वो शक्ति नहीं थी? बिल्कुल थी, बस हमने उसे डिस्कवर किया। सो जो तर्क है वो कहता है कि जब हमें किसी चीज के बारे में सॉलिड रीजन पता चलेगा, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तभी हम उस चीज को मानेंगे। बट रोमांटिक एज वाले क्या कहते हैं कि नहीं, वो चीज ऑलरेडी जब एग्जिस्ट करती है, अगर आपके पास उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, तब भी वो चीज वैसे की वैसी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। सो इस एग्जाम्पल से आपको कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सबलाइम, इसको हम डिटेल में देखेंगे। एंड द ब्यूटीफुल एज डिफाइंड बाय एडमंड बर्ग। सो एडमंड बर्ग एक फेमस थिंकर हैं, उन्होंने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अपने वर्क में दिए हैं, सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को रोमांटिक एज के पोएट्स ने यूज किया है। हाउ डू दीज कॉन्सेप्ट्स इन्फ्लुएंस द रोमांटिक पोएट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन साइकी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है एडमंड बर्ग ने दिए हैं, बट इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से रोमांटिक पोएट्स ने अपनी पोइट्रीज में यूज किया है, एंड नेचर एंड ह्यूमन साइकी एंड, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन नेचर को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। सो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सबलाइम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से रोमांटिक एज के पोएट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है नेचर एंड ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसकी इंट्रो में हम क्वेश्चन से ही डिफरेंट वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले रोमन क्रिटिक लॉन्जाइनस, ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की है या लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म को पढ़ा है तो आपने इस वर्ड को सुना होगा, लॉन्जाइनस, इस नाम को सुना होगा। सो इन्होंने सबसे पहले सबलाइम की बात की थी। लॉन्जाइनस के बाद फेमस थिंकर एडमंड बर्ग एंड बाकी के जो सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने इस वर्ड सबलाइम को एक्सप्लोर किया। सो ये सारी चीजें हम अपनी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आंसर लिखना कैसे है। गाइज, आपको सिंपल पैराग्राफ्स बना के आंसर लिखना है। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या कंक्लूजन जैसा कोई हेडिंग नहीं देना है। आपको सिर्फ पैराग्राफ्स चेंज करने हैं। कोटेशंस को आप अलग लाइन में लिख सकते हो, जैसे सपोज एडमंड बर्ग, नहीं, जैसे मैंने यहाँ बर्ग रोट, एक कोटेशन यहाँ पे दी है, रोट करके आप अगली लाइन से कोटेशन शुरू कर सकते हो, एंड अगली लाइन में आप छोटा सा स्पेस छोड़ सकते हो शुरू में, फिर उसके बाद कोटेशन लिख के उसको क्लोज करोगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, एंड उसके बाद अगले पैराग्राफ से आप अपना पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। ये आप कर सकते हो, बट आपको कोई चीज अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता एग्जामिनर उसको कैसे लेगा। बीए एमए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडरलाइन कर दें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वी डोंट नो कि एग्जामिनर इस चीज को किस तरह से समझेगा, ठीक है। सो इसके बाद हम बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, ये कहाँ से आया है। सो एडमंड बर्ग की एक बुक है, ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ अवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। सो इस वर्क में उन्होंने सबलाइम एंड ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है दिया है, डेफिनेशन दी है कि वो सबलाइम से क्या समझते हैं एंड ब्यूटीफुल से क्या समझते हैं। उन्हीं दोनों डेफिनेशंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है, हम देख लेते हैं। सो बर्ग के अकॉर्डिंग सबलाइम जो है ह्यूमंस में एक सेंस ऑफ ओ या टेरर या एस्टॉनिशमेंट, इन इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको पैदा करता है। ओ क्या होता है कि जब हम एस्टॉनिश हो जाता है, किसी चीज को देखकर चौंक से जाते हैं, एंड थोड़ा डर सा हमारे अंदर होता है। डर का मतलब ये नहीं है कि हम डर के जैसे हमने भूत देख लिया, नो, कि हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हम बहुत छोटे हैं। सो इस तरह की जो चीजें नेचर में हम देखते हैं, उससे जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं उसको हम सबलाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत बड़े ओशन के सामने खड़े हैं तो उसकी वास्टनेस को देखकर, एंड या फिर हम किसी पहाड़ के पास खड़े हैं तो उसकी ऊंचाई को देखकर हमें जो अचंभे का एहसास होता है उसको हम सबलाइम कहते हैं। कि हमें ये भी लगता है कि यार वाओ, कितनी बड़ी चीज है, कभी ये समंदर कहीं पर खत्म होगा, ये हमें
एक जगह पर खड़े होकर दिखाई नहीं देता, एंड हमारे अंदर एक वाओ, एक ऑसम वाली फीलिंग भी आती है, बट हमें ये भी एहसास होता है कि इस समंदर या इस पहाड़ के सामने हम कितने छोटे हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि सबलाइम। ठीक है, अब सबलाइम के बाद उन्होंने ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसको भी एक्सप्लेन किया है। जो सबलाइम है उसके अंदर हमें एक स्पिरिचुअलिटी का भी एहसास होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे ऊपर भी कोई है जिसने ये सारी चीजें बनाई है। और ब्यूटीफुल इसके थोड़े से कंट्रास्ट में हम कह सकते हैं, जहां भी हमें कोई सिमिट्री दिखती है, चाहे वो खेतों में लगे हुए फूलों के बाग हों, ठीक है, और जहां पर हमें कोई चीज बहुत डेलिकेसी से जुड़ी होती है, वहां पर हमें ब्यूटीफुल लगता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो नेचर हो। इससे हमें कैसी फीलिंग आती है, प्लेजर की, डिलाइट की फीलिंग्स हमारे अंदर इवोक होती हैं, तो उन चीजों को हम ब्यूटीफुल कहते हैं। कोई सुंदर लड़की या लड़का हमने देखा, कोई सुंदर फ्लावर हमने देखा, खेतों में लगे हुए बहुत सारे फूलों की क्यारियां हमने देखी, या कलरफुल पेड़ों को हमने देखा, उनकी सुंदर टहनियों को देखा, तो उससे जो हमारे अंदर फीलिंग इवोक होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, सो इसको ब्यूटीफुल कहते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन भी मैंने दी है, ये कोटेशन आप याद कर सकते हो, इसके आप पीसीस कर सकते हो अगर आपको पूरी याद नहीं होती है। अगर कोटेशन आप बीच में भूल जाओ तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपको यहां तक याद रहा, वट एवर इज फिटेड इन एनी सॉर्ट टू एक्साइट द आइडियाज ऑफ पेन एंड डेंजर। अब आगे आप भूल गए बट आपको लास्ट का याद है, इज ए सोर्स ऑफ द सबलाइम। तो आप 3 या 4 डॉट्स अगर आप लगा के लास्ट की लाइन लिख दोगे तो वो कोटेशन भी आपकी कंसीडर होगी। वैसे तो देखो ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऐसे ही करो, क्योंकि कोटेशन जो आपका पॉइंट है उसको प्रूव करने के लिए दी जाती है, बट बाय चांस आप अगर पेपर में भूल जाओ तो ये कहीं ना कहीं आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। इसको बिल्कुल वैलिड माना जाता है कि 2 लाइनें आपने लिखी, फिर 3 डॉट्स लगाई, फिर लास्ट का पोर्शन आपने लिख दिया एंड फिर इन्वर्टेड कोमा उसके बंद कर दिए। तो इस तरह से भी आप कोटेशन लिख सकते हो। अगर आप लास्ट का पोर्शन भी भूल गए तो 3 डॉट्स लगा के आप इन्वर्टेड कोमा बंद करके भी उसको छोड़ सकते हो। सो ये भी एक तरीका होता है कोटेशन को लिखने का। मैंने अपने एग्जाम्स में बहुत बार इसको यूज किया है एंड अच्छे नंबर भी मुझे मिले हैं। कई बार होता है कि हमने कोटेशन लर्न की बट पेपर में जाके हम भूल गए। सो ऐसा नहीं है कि फिर हमें अगर इतनी 2 या 2.5 लाइनें याद हैं तो हम उस कोटेशन को छोड़ देंगे। हम उन एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। ठीक है, सो ब्यूटी हमें कहाँ दिखती है, फ्लावर्स में, ट्रीज में, आर्ट में भी ब्यूटी है, म्यूजिक में भी ब्यूटी है। म्यूजिक चाहे हम उसे देख नहीं पा रहे हैं बट सुन पा रहे हैं, सो हमारी सेंसेस को जो चीजें अपील करे उसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं। सो रोमांटिक पोएट्स ने इस कॉन्सेप्ट से डीपली इन्फ्लुएंस हो करके ये चीजें उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने नेचर में भी इन दोनों चीजों को देखा। नेचर में उन्होंने देखा कि सबलाइम भी है और ब्यूटी भी है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोमांटिक थियरिस्ट जो हैं या रोमांटिक पोइट्स जो हैं उन्होंने सबलाइम एंड ब्यूटी को अपनी पोएम्स का मेन सोर्स बनाया है। इसे एक्सप्लेन करते हुए हम कंक्लूड करेंगे, एंड पीबी शैली का एक कोटेशन मैंने यहाँ पर दिया है, आप इस कोटेशन को याद कर सकते हो। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। की पोएट्री कहाँ से आती है? पोएट्री आती है हमारे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं या हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं, एंड वो कौन लिखता है? हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स ही पोएट्री को लिखते हैं। सो इस तरह की एक सिंपल सी कोटेशन मैंने यहाँ पर दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको कोटेशन याद नहीं होती है, डोंट वरी, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। छोटी कोटेशंस लिखो, जो याद होती हैं वो कोटेशंस लिखो, या नहीं लिखो। गलत लिखने से अच्छा तो ना लिखो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये आंसर्स मैंने अपनी ऐप में भी अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी इन आंसर्स को ले सकते हो, याद कर सकते हो। बट अगेन कहूंगी कि इतने लंबे आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। मैंने आपको दे तो दिए हैं आपकी रिक्वेस्ट पर, बट आपको इतने लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं। अगर उन्होंने 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स में आपसे आंसर मांगा है तो ये हमारे 400 से भी ज्यादा वर्ड्स के आंसर हैं।
तो आप इसको ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। ये थोड़े से स्टोरीज की तरह नहीं है क्वेश्चन, जैसे स्टोरीज होती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं, तो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस कई बार समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट बेस क्लियर करके जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। एंड क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। मुझसे हो पाएगा तो मैं एक हैंड रिटन क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरह से आप पेपर में उसको लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन भी उसमें नहीं लिखना है, अंडरलाइन नहीं करना है किसी चीज को, कोटेशन को आप अलग से लिख सकते हो, एंड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो स्टेंजा चेंज कर सकते हो, बस इतना आप कर सकते हो। एंड इस तरह से आपका हो जाएगा। आज हमने प्रेसिज राइटिंग की भी एक वीडियो अपलोड की है, होपफुली वो भी आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। बाकी के वीडियोस भी हम बना रहे हैं, ठीक है, और भी हमें कुछ काम होते हैं तो उस चक्कर में थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर आपको एटलीस्ट एक वीडियो हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन फॉर मोर सच वीडियोज, विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच।